नमस्कार। आप लाउड इंडिया टीवी देख रहे हैं और हमारे साथ हैं देश के स्टार जर्नलिस्ट, ऐसे जर्नलिस्ट जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने हिंदुस्तान का भेदिया कहकर पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया था। और इन विनोद शर्मा को आज देश का एक पत्रकारों का बड़ा वर्ग जो अपने को देशभक्त मानता है, वो विनोद जी को कभी-कभी देशद्रोही कह देता है। मैं ये आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जो सचमुच देशभक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, वो चेहरा आपके सामने है। और जो नकली देशभक्त होते हैं, बल्कि देशभक्त की आड़ में पाकिस्तान का प्रचार करते हैं या चीन का प्रचार करते हैं, उनकी लाइन इस समय बहुत लंबी है और जो टेलीविजन के ऊपर छाए हुए हैं। मेरा ये मानना है, मैं शुरुआत कर रहा हूं बातचीत की, कि जितने भी लोग चीन के और पाकिस्तान का नाम लेके उनकी बड़ाई करते हैं, वो लोग दरअसल देश को चीन का और पाकिस्तान का डर दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान की ताकत नहीं दिखा रहे हैं। वो हिंदुस्तान की ताकत के बहाने पाकिस्तान को और चीन को महिमा मंडित कर रहे हैं। बहरहाल, हमने जब ये घोषणा की कि विनोद शर्मा जी स्टार जर्नलिस्ट के हमारे प्रोग्राम में उन्होंने आना मान लिया है, तो मुझे इतने मैसेज आए, आज भी सवेरे से मैसेज आ रहे हैं विनोद जी की तारीफ में कि विनोद जी कैसे पत्रकार हैं, विनोद जी कैसे बोलते हैं। और खासकर विनोद जी की ये जो अभी आपने मुस्कान देखी, इसके ऊपर एक सज्जन ने कमेंट किया कि विनोद जी बहुत सारी चीजें अपनी व्यंग भरी मुस्कान से कह देते हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और मैं ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर कर रहा हूं। मेरा इसमें कोई भी किसी राजनीतिक दल से, ना कांग्रेस से या भाजपा से या समाजवादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं मित्र आपसे सबसे पहले कि आप की पत्रकारीय जीवन की यात्रा कैसी रही? आज जहां आप पहुंचे हैं और जिस मुकाम पर आपको तारीफें और आपकी आलोचना हो रही है, आप दोनों के भागीदार हैं। तारीफ उनकी हो रही है जो देशभक्त हैं, आलोचना वो कर रहे हैं जो देशद्रोही हैं। मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ये यात्रा कैसी रही आपकी? जर्नलिस्टिक लाइफ कैसी रही? संतोष कैसे शुरुआत हुई? संतोष मैं मैंने रास्ता कोई और चुना था। मैं डॉक्टर बनना चाहता। 70 के दशक की बात है। आपको याद होगा, आप हम एक जनरेशन के हैं कि उस जमाने में इंजीनियर बनना और डॉक्टर बनना एक महत्वाकांक्षा होती थी युवा की उस समय पे। और मेरी भी ये कोशिश थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन मैं जहां पर प्री मेडिकल और हॉस्टल में रहता था, मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैं हॉस्टल में था अमृतसर में, डीएवी कॉलेज में। और हॉस्टल में हमारे कमरों में जो है वो स्टूडेंट यूनियन की राजनीति चला करती थी। तो नेता आके बैठते थे, बातचीत होती रहती थी। और उसके चलते जिस तरह से मुझे अध्ययन करना चाहिए था, वो उतना अध्ययन मैं कर नहीं पाया। और लगभग मेरे सारे साथी डॉक्टर हो गए और मैं निहत्था अपना समूह लेकर अमृतसर में बैठा, सोच रहा कि आगे क्या करना है। और उसके बाद फिर इमरजेंसी का दशक आ गया, 75। और उस जमाने में मैंने जर्नलिज्म की राह पकड़ी, क्योंकि वो माहौल ऐसा था कि उस जमाने में आदमी अपनी बात कहने को उत्सुक था और कह नहीं पा रहा था। मेरा एक्सपीरियंस और भी ज्यादा, मैं समझता हूँ, संगीन था, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे ऑल इंडिया रेडियो में काम करता और ज्यादातर काम वहां पर आंकड़े जोड़ना होता था कि भाई इंदिरा जी को कितना समय दिया गया स्पोर्ट्स प्रोग्राम में, न्यूज में, वैसे कमेंट्रीज में। 21 पॉइंट प्रोग्राम को कितना महत्व दिया गया, 5 पॉइंट प्रोग्राम को संजय गांधी को कितना महत्व दिया गया। और वो सब हम आंकड़े किया करते थे। उस दौरान एक अच्छा इंटरेस्टिंग अनुभव भी हुआ कि एक सर्वे किया कि वहां पर पाकिस्तान के प्लेस
एरियाज में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करते थे, लोग बहुत देखा करते थे। एक तरह से मीडिया वॉर भी चल रही थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, 70 के दशक की बात। तो हमारे यहाँ हम फिल्म मुगले आजम दिखाई गई दूरदर्शन के द्वारा, और हमने उसका उस पर सर्वे किया, और कि भाई कितने लोगों ने मुगले आजम देखी और कितने लोगों ने उनके प्लेस देखे। राय नहीं है, जो मुल्क किसी भी मुल्क की हर चीज खराब नहीं होती, कुछ एक अब उसके डायमेंशन जो होते हैं। विनोद जी, अपने बैठने की पोजीशन थोड़ी ठीक कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है दर्शकों तक। अच्छा, मेरी हाँ, आवाज कट रही है? यहाँ से। अब ठीक? हाँ, ठीक है। आप एक जगह बैठे, मैं आपको इशारा करूंगा जहां से बिल्कुल ठीक आ रही है, वहीं बैठे रहिए। ओके। ओके। जी, जी, ठीक शुरू है। कीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि मुगल आजम फिल्म दिखाई गई और हमने उसका सर्वे भी किया, और हम्म। उसके बाद अ, वो भी हमारा एक अनुभव था। तो उसके बाद हम जर्नलिज्म की राह पकड़ लिए। तो जब इमरजेंसी का दौर कब खत्म हुआ और इंदिरा जी इलेक्शन हार गई, तो समाचार जो एजेंसी थी उसको स्टेटस को एंटी जनता पार्टी का प्रॉमिस था कि जो यूएनआई और पीटीआई को मर्ज कर दिया गया था उसको अलग अलग कर देंगे, जुदा कर देंगे, क्योंकि न्यूज डिसमिनेशन में और कलेक्शन में कंपटीशन की बहुत जरूरत है, और खासकर वायर सर्विसेज के कंपटीशन की बहुत जरूरत है, जो आज के दिन भी है और नहीं है। तो हम यूएनआई ज्वाइन कर लिए। मैं समझता हूँ कि मैं किस्मत वाला था कि मैं उस संस्था को ज्वाइन किया। उस वक्त टीजी मीरचंदानी उसके जनरल मैनेजर हुआ करते थे, बहुत जुझारू इंसान थे। इमरजेंसी के दौरान भी जब उनकी न्यूज सर्विस बंद हो गई, तो यूएनआई बैकग्राउंड सर्विस सेक्रेटरी करके निकालते थे लगातार। यूएनआई का नाम लोगों को भूलने नहीं दिया उन्होंने। तो हम वहां चले गए, और फिर जब वहां चले गए तो शुरुआत हो गई। बाबा गुरबचन सिंह अकबर निरंकारी बाबा की जब डेथ हुई, तो उसके वो उस पर उस दौरान यूएनआई को बड़ी मात पीटीआई ने दी, क्योंकि वो खबर रात को पीटीआई ने विस्तार से चलाई और यूएनआई उतने विस्तार से नहीं चला पाया। और हमको कुछ हमारे सीनियर्स थे उस जमाने में, सीनियर्स बहुत अच्छे हुआ करते, सी जी, के अरोड़ा हमारे सीनियर थे, हमारे क्या बुजुर्ग बात थे, है। हमारे गुरु थे सी के अरोड़ा। और आप जानते हैं, कौन नहीं जानता सी के साहब को। बाद में बिल्कुल, वो अमेरिका बिल्कुल। चले गए और सर्विस के लोगों को हिंदी पढ़ाते थे अमेरिका में, वहां की उनकी फॉरेन सर्विस के लोगों को। तो उन्होंने मीर चंदानी को बोला कि ये लड़का टेस्ट पे भी रिपोर्ट फाइल करता है और ये अच्छा है, आप इसको क्राइम रिपोर्टर बना दो। तो हम क्राइम रिपोर्टर हो गए, और फिर उसके बाद तो कुछ रोकने की बात नहीं थी। लोग कहते हैं कि हम अच्छे क्राइम रिपोर्टर थे। और फिर 82 में एशियन गेम से पहले वीक मैगजीन ज्वाइन किया, जो मलयालम मनोरमा की हिंदी में, अंग्रेजी में मैगजीन थी, तो वीक जो निकलती, तो उसका मैं फाउंडिंग मेंबर बना टीवीआर शनॉय के नेतृत्व में। और फिर 1988 में मैं हिंदुस्तान टाइम्स आ गया, और जब से लेकर अब तक जनवरी में, 21 जनवरी को मैं हिंदुस्तान टाइम्स में ही हूँ। तो हिंदुस्तान टाइम्स के तो आप टॉप 3 या टॉप 2 में हैं। विनोद जी, सवाल ये है कि आपको अपनी किन रिपोर्ट्स को लेकर के गर्व है कि आपने वो रिपोर्ट्स अगर नहीं लिखी होती तो रिपोर्ट अछूती रह जाती, और आपने वो रिपोर्ट लिखी जिससे देश को उसकी जानकारी मिली। दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा कि मैं वो नहीं भाई कहता हूँ। भाई जब जी, कभी मेरा मैं ऑफ सीनियोरिटी तो हूँ मैं, लेकिन मैं, मेरा जन्मदिन था तो कुछ केक वेक आया था दफ्तर में, तो मुझसे लोग आके मुझे बधाई दे रहे थे। तो एक नई हमारी कुलीग आई है, तो उन्होंने कहा, विनोद यू आर वेरी पॉपुलर। मैं, आई डोंट नो वेदर आई एम पॉपुलर और नॉट, बट आई एम मोस्ट सर्टनली द हेरिटेज साइट इन हिंदुस्तान। देखने आते हैं, मैं यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हेरिटेज साइट हूँ हिंदुस्तान टाइम्स में, खूब समय से वहां काम कर रहा हूँ। तो रही बात कि मैंने रिपोर्टिंग में क्या किया, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम क्राइम रिपोर्टर थे तो हम कोटा माना जाता था, और उसी के चलते हमारी इज्जत बनी, और हमको दूसरी जगह से भी नौकरी का प्रस्ताव आया, हमको और जगह से भी नौकरी का प्रस्ताव आया। हमने हिंदुस्तान टाइम्स
इसलिए नहीं हुआ कि तो हम समझते थे कि उस समय, और आज भी हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो दिल्ली का सबसे नंबर 1 अखबार है। हिंदुस्तान टाइम्स एक अच्छा कॉलिंग कार्ड है, जो किसी भी जर्नलिस्ट के पास हो तो अपनी बात कहने में सलाहियत होती है, सहूलियत होती है, कैसे कह सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है। लेकिन आज के जो आज की फ्रेमवर्क में जो हमारे नए लोग आ रहे हैं, वो नौकरियां जल्दी से बदलते हैं। जल्दी से नौकरी बदलने से जो आपकी जो प्रोग्रेस है हायरार्की के टर्म्स पे या सैलरी के टर्म्स में, आपका वो जो पे ग्रेड है वो बढ़ता है। आपका वैसे जर्नलिस्टिक ग्रेड भले ही बढ़े ना बढ़े, लेकिन पे ग्रेड आपका बढ़ता है। और पैसा जरूरी है लाइफ में, लेकिन पत्रकार पत्रकार जो है वो सिर्फ पैसे के दम पर पत्रकार नहीं है। पत्रकार जो है वो पैसे के साथ साथ अगर कुछ इज्जत भी कमाए, क्रेडिबिलिटी भी कमाए, बड़ी बात होती है। मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत से हैं, लेकिन एक दो मैं आपको बताऊंगा। एक मेरा एक्सपीरियंस था कि देखिए, हिटमैन का आज के दिन कॉन्सेप्ट, हिटमैन, जी जी हिटमैन, जी ये हिटमैन का पहला कॉन्सेप्ट शायद मैंने उस यूएनए में लिखा था, जब हमने एक बड़ा सिंडिकेट ने हिटमैन भेजा था किसी को मारने के लिए पुणे में, और वो हमने खबर लिखी थी जो कि बहुत प्रचलित हुई थी। और जब हम यूएनए में थे तो खबर का सक्सेस होने का मापदंड क्या होता था? अगर वो खबर स्टेट्समैन में छप जाए और हिंदू में छप जाए, और टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स है ही, स्टेट्समैन की इसलिए इज्जत थी कि इट वाज द बेस्ट रिटन एंड बेस्ट प्रोड्यूस्ड न्यूज़पेपर इन इंग्लिश। और हिंदू बिल्कुल अखबार की आज भी बहुत क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि बिल्कुल अगर हिंदुस्तान में कोई एक अखबार है जो कि रेफरेंस पेपर कहा जा सकता है, जहां रेफरेंस मटेरियल छपता है, जिसमें हम बिब्लियोग्राफी में आता है, हिंदू में इस वक्त ये खबर छपी थी। हिंदुस्तान टाइम्स का भी आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आता है, लेकिन हिंदू इसलिए एज रखता है कि हिंदू की बड़ी व्यापक लीडरशिप जो है वो ब्यूरोक्रेसी में और डिप्लोमेट्स में है, तो इसलिए उसका एक अलग अलग मुकाम है। और स्टेट्समैन अपने जमाने का मैजिकल अखबार था ही। बदकिस्मती है कि वो आज के दिन बड़ी क्षीण अवस्था में है, लेकिन भारत को उस अखबार की जरूरत है, पत्रकारिता को उस अखबार की जरूरत है। मुझे याद है कि मोला जी वहां पर क्रिकेट में लिखा करते थे, और एक बार फिरोज कोटला में मैच हो रहा था और बहुत सी विकेट्स गिरी, तो उनकी ओपनिंग लाइन थी, विकेट्स फेल लाइक ऑटम लीव्स एट द फिरोज कोटला ग्राउंड्स हियर टुडे। मतलब एक बार बिल्कुल आम का आम की नुमाइश लगी थी, मैंगो फेयर था, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा कि जब ये फेयर खत्म हो जाएगा तो मैंगो हम मुफ्त में बांट देंगे। तो उसके चलते पंचकुरिया रोड के आसपास कहीं बहुत जमावड़ा हो गया। तो नेक्स्ट डे स्टेट्समैन में हेडलाइन छपी, मैंगो जैम एट पंचकुरिया रोड। देखिए, ये प्ले ऑफ वर्ड्स, पत्रकारिता को सजाना, उसको एम्बेलिश करना शब्दों से, वो हम उन पुराने अखबारों से सीखे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया भी अच्छे अखबार हैं, और उन्होंने भी इस पे बड़ी तवज्जो देने की कोशिश की है। क्योंकि मैं हिंदुस्तान टाइम्स से हूँ, तो सेल्फ प्रेज नहीं करना चाहता, लेकिन हमने बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखा। हमने सीके अरोड़ा साहब से बहुत कुछ सीखा, जो हमारे गुरु थे। जी हमने आर रंगाराजन साहब से बहुत कुछ सीखा, जो महेश रंगाराजन, जो कि तीन मूर्ति जी के जी डायरेक्टर हो गए थे, जी जी हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो थे यूएनआई में। और महेश रंगाराजन अपने ही बारे में बताते थे कि महेश रंगाराजन, आर रंगाराजन कि वो ट्रांसलेटर हुआ करते थे कामराज के। तो जब कामराज की मीटिंग हुई क्रुश्चेव के साथ, तो क्रुश्चेव ने आखिर में बोला कि यू आर इनवाइटेड टू विजिट मॉस्को। तो विदाउट टेलिंग, एक बात से वो उन्होंने बोलते, यस वी विल कम, विदाउट टेलिंग कामराज व्हाट हैज बीन टोल्ड। तो जिसपे ब्रेजनेव ने बोला, इन्विटेशन इज फॉर जनरल सेक्रेटरी, आपके लिए नहीं है, आप संडे के लिए। तो ऐसी ऐसी बिल्कुल खूबसूरत थे।
बाबू जगजीवन राम के पास में लगातार जाएगा। ईएमएस नंबूदिरी बात से मैं डांट खा चुका हूं। क्या बात है। वीपी सिंह से मेरा ऐसा रिश्ता था जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे कि वो, आप भी जानते हैं, आप भी उनके बहुत नजदीक रहे हैं, और वीपी सिंह साहब को मैं ये कहता था कई बार मजाक में कि अगर कहीं आप पत्रकार होते तो भारत के सबसे बढ़िया पत्रकार होते, क्योंकि तो उनकी पॉलिटिकल सेंस थी, वो इतनी एस्ट्यूट थी कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं मिसाल देता हूँ कि वो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998 में, जब वो जयललिता की चिट्ठी नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा ये तो अटल बिहारी हो गए। और जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पहले जब वो शपथ लेने वाले थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा कि शुड बी अ नेशनल ऑन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। हमने देखा है, देखिए आज के दिन आम आदमी पार्टी के लोग बोलते हैं कि हमने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी की। एक गोरखपुर से आप भी शायद थे वहां पर, आप, राजीव शुक्ला और मैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो पहली बार गोरखपुर गए। आपने कहा कि वन ऑफ दी मेरी उम्दा स्टोरीज में से क्या है कि जब वो बस में बैठ गए गोरखपुर में जाके पुलिस की, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं लिख दूं दैट यू हैव कोर्टेड अरेस्ट, क्या ये लिख दीजिए। और वहां वीरभद्र की सरकार थी, वीर बहादुर सिंह की वीर सरकार, बहादुर के। कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस में ही थे जब तक, तो वो भी थे। तो मैंने कहा कि भाई अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने कोर्ट अरेस्ट किया है। वो एक वाटरशेड मूवमेंट था भारत की राजनीति में। ये बात अलग है कि आप आज की विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कर सकते हैं, हर किसी का अधिकार है, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जब हमसे खुले तो हमको पता चला कि वो इंसान क्या है। उन्होंने अपनी जाति बातें कुछ हमसे कही, देख के बता देते थे। दौरा करके आए जब मायावती तमाम मेजोरिटी से जीती, तो मैं, कौन जीत रहा है, कहते हमें मायावती लग रहा है जीत लेगी। कमाल कर रहे हैं आप, अपने दम पे क्या जीत लेंगे। कहते नहीं नहीं, आज जो है ऐसे ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो सुर 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 सुरों का वध कर सके, और मायावती ऐसी नजर आ रही है जो वहां पर जितने राक्षस घूम रहे हैं उनका वध कर सकती है। मतलब उनका तात्पर्य जो था ये बाहुबलियों से था, और वो ही वॉज राइट। वो अपने दम पे जीती। उनके साथ हम ट्रेवल कर रहे थे तो भीड़ देख के कहते थे तो नहीं ये नहीं वोट करेंगे, दूसरे देखिए हाँ ये वोट करेंगे। यू कुड रीड द बॉडी लैंग्वेज। उसी तरह से जयपाल रेड्डी से हम इतना कुछ सीखे, चंद्रशेखर जी से हम इतना कुछ सीखे। चंद्रशेखर जी की एक बार बहस हो गई इंडियन एक्सप्रेस में, हम लोग बैठे हुए थे, और जहां तक मेरी याददाश्त कहती है, देवदत्त साहब भी थे, बड़े उम्दा जर्नलिस्ट थे, और विजय सांघवी था, और हम थे, और शायद कमल भी थे, कमल मुरारका। तो वहां पर एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि महिला पत्रकार से उनकी बड़ी बहस हो गई, तो बड़ी अग्रेसिव महिला पत्रकार है और अच्छी पत्रकार है, और अपनी बात कहने में गुरेज नहीं करती है। तो जब वो चली गई तो वो उन्होंने कहा कि मैं तो सब लिखूंगी जाके। उन्होंने कहा ये तुम्हारा अधिकार है, यू प्लीज गो एंड राइट जो आप लिखना चाहती है, बट डोंट राइट इन द बिलीफ दैट योर राइटिंग इज गोइंग टू चेंज माय पॉलिटिक्स और माय पॉइंट ऑफ व्यू। चंद्रशेखर एक ऐसा आदमी था जो जनता के सेंटिमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता था, ताकि उस सेंटिमेंट को सही दिशा में चले। बड़े मुद्दों बिल्कुल। पे पोजीशन लेने की उनकी जो, उनका जो मादा था, उनकी जो स्पीचेस हैं पार्लियामेंट में, पिन ड्रॉप साइलेंस हम लोग सुनते थे। उस जमाने में और भी बड़े पार्लियामेंटेरियन थे, इंद्रजीत गुप्ता थे, सोमनाथ चटर्जी थे, जी स्वयं थे, नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव की जो स्पीच अटल जी की कॉन्फिडेंस मोशन पे है, मोस्ट ब्रिलियंट और एरोटेट स्पीचेस जो हमने सुनी है। आरिफ मोहम्मद खान की स्पीच शाहबानों के
कमाल बिल्कुल की स्पीच, बिल्कुल। आप उससे एग्री करें ना करें, लेकिन उस पार्लियामेंट को देखकर रंगोटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग आज भी हमारी पार्लियामेंट में हैं। रामविलास पासवान किताबें लेके आया करते थे, जब विपक्ष में भाषण दिया करते थे। मधुल में केपी उन्नी कृष्णन, एक से एक वहां पर जादूगर व्यक्तित्व। पीलू मोदी, सेंस ऑफ ह्यूमर, एक्सीलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये लोग, बिल्कुल इन लोगों से हम सीखे हैं भाई, और इनसे डांट भी खाए हैं। चंद्रशेखर जी से डांट खाए, जैसे हमने बताया आपको। नंबूदरी पास से हम चले गए, हम नंबूदरी पास के पास चंद्रशेखर जी भारत यात्रा में जा रहे थे, तो हम उनसे पूछने लगे कि हम ही आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने जानकर, पत्रकार थोड़ा सा शरारती भी होता है, तो मैंने जानकर उनसे पूछा, मैंने कि ये चंद्रशेखर जी भारत यात्रा पे गए हैं, तो हाउ वुड यू कंपेयर इट विद माउस लॉन्ग मार्च। तो वो काजू खा रहे थे, काजू उन्होंने यूं करके फेंक दिया, और जो मुझे डांट लगाना शुरू किया कि यू हैव नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, क्या कंपैरिजन कर रहे हो तुम। बहुत नाराज हुए मुझसे। लेकिन आप समझिए, ये वो नाराजगी जो थी, वो उनके अध्ययन से जी हुई नाराजगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो नाराजगी कोई व्यक्तिगत नहीं थी, वो तिरस्कार वाली नाराजगी नहीं थी। बाबू जगजीवन राम मुरादाबाद में दंगे हो रहे थे, वहां पर, वहां से वापस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम भी मुरादाबाद में थे, हम उनके पीछे पीछे थे, तो हमें फोन आया कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, तो हम सीट पे वहां उनके घर चले गए। तो हमने पूछा भी कि ये मुरादाबाद में जो था, वो जो पुलिस में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में ज्यादा तालमेल नहीं था, इसके चलते बात बढ़ गई। तो ही सेज यू आर लेट। उनकी बड़ी भारी आवाज थी, अमिताभ बच्चन सी उनकी आवाज थी, बिल्कुल बाबू जगजीवन राम बिल्कुल। की, और बैरिटोन थी उनकी। तो मेरी भारी आवाज में बोले, यू हैव कम लेट, बिफोर यू केम आई मेड इट क्लियर that I am not going to go into the reasons and the genesis of the riots. My singular focus during the visit was to ensure that people received that relief was reached to people during the curfew period. लोगों को रिलीफ मिले कर्फ्यू पीरियड में। बात खत्म हो गई। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी, फिर मैंने खड़ा होकर मैंने सवाल, मैं सर वो स्टेट वाज न्यू and he was not well conversant with the topography of the town, and that was also a major handicap. He says, which place are you? मुझे पूछा, sir, I am from Pune. He says, do you think you are a lawyer? You can ask me the same question in a different way and get an answer out of me. ऐसा हमको कुछ सिखाने वाला है? सही बात। देखिए, मैं ये मानता हूं, मैं पॉलिटिकल क्लास के बारे में सिनिकल नहीं, आई एम विलिंग टू लर्न फ्रॉम, क्योंकि अगर आप ध्यान से उनके भाषण सुने, पाकिस्तान में भी मैंने उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग हासिल की, क्योंकि उनकी मैं पार्लियामेंट में लंबे समय तक बैठा रहता था। तो वहां पर हमारे बहुत से दोस्त पाकिस्तान में आगे पूछते थे, आज आ रहे थी, आज क्या हुआ, हमसे पूछते थे। जो उनकी ट्राइबल कनेक्शंस थे और वगैरह वगैरह, वो सब हम वहां से सीखे। इसी तरह से इस पार्लियामेंट से हम बहुत कुछ सीखे। इस पार्लियामेंट से हम ही नहीं, श्याम बेनेगल भी सीखे। श्याम बेनेगल जब राज्यसभा के मेंबर थे, तो हमारी उनसे बड़ी दोस्ती हो गई। क्या हो गई, मतलब हम उनके शागिर्द बन गए फट से। तो इसमें देर नहीं लगाते कि जिससे कुछ सीखना है उनके शागिर्द हो जाओ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, stories for your films out of what you are telling है, and who are your favorite speakers? तो उन्होंने कहा कि नाम लिए थी कि पीसी अलेक्जेंडर, नीलोत्पल बासु और मंगनी लाल मंडल, ओह, पुराने समाजवादी। तो मैंने कहा भी फर्स्ट टू आर आर गिवन, पर जो मंगली लाल मंडल, he says he has a great understanding of our society, at least from the province from which he comes. आप समझिए इस बात को। और ये, और हम
किताबें भी कुछ ऐसी पढ़े कि पार्लियामेंट में आज के दिन होता है एक्सपंज कर दो इस रूल को, ये गलत भाषा बोली है, क्या ये लैंग्वेज पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंटेरियन है? इसका बड़ा अपने तरीके से मजा लेते थे जयपाल रेड्डी, कि वो ऐसे शब्द यूज करते थे, जयपाल रेड्डी तो ओरिजिनल शशि थरूर, उन्होंने वर्ड एक यूज किया ह्यूमंगस, जो कि आज के दिन बड़ा कॉमन वर्ड है। पार्लियामेंट में उन्होंने ह्यूमंगस वर्ड यूज किया, पीपल वाज करेक्ट कि ये क्या क्या रहा है, दे वेंट टू सर्च फॉर द डिक्शनरी। तो पार्लियामेंट में किस तरह से भाषा का लिहाज रखकर अपनी बात को कह सकते हैं, उसकी शुरुआत हमने वो रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज में शायद मैंने पढ़ा था, मताई की किताब थी, हालांकि कॉन्ट्रोवर्शियल किताब है, लेकिन उसमें एक दो एपिसोड्स पढ़े, टेलिंग एपिसोड्स। और वो एपिसोड ये है कि उसने लिखा कि भाई ये 1840 में पहला स्कैम था, फिरोज गांधी ने उसको एक्सपोज किया था स्कैम को। तो फिरोज गांधी वाज टू स्टार्ट द डिबेट इन पार्लियामेंट ऑन द स्कैम, मुद्रा स्कैम। तो फिरोज गांधी got up and he said, Mr. Speaker, sir, the honorable minister the other day had called me a lapdog of the prime minister. उसके दामाद थे प्राइम मिनिस्टर के, तो उन्होंने बोल दिया he is lapdog of the prime minister, and he thought that he himself was the pillar of the Congress party. Now I shall do to him, sir, what a dog does to a pillar. आप समझे? वो अभी भी रिकॉर्ड पे है। इतनी बड़ी बात एक मंत्री के बारे में वो कह गए अपनी भाषा के हुनर। ये भाषा का हुनर जो आज के दिन हमारे पॉलिटिक्स में और हमारे पत्रकार जगत में नहीं रहा, यही सब फसाद की जड़ है, यही हमारे पब्लिक डिस्कोर्स के बास्टर्डाइजेशन की जड़ है। और हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन जो कि अब जल्दी दिवंगत हो जाएगी, थोड़ा वक्त ही हम शाम में है अपनी जिंदगी की, हमको उस ट्रेडिशन को रिस्टोर करना है। और वो ट्रेडिशन न्यूज ब्रेक से तो होती है, लेकिन वो ट्रेडिशन इस बात से भी होती है कि जो चीजें हमें मिली हैं, हम उन चीजों को किसी दूसरे अच्छे सीखने वाले को दिए बिना ना जाए। वो ट्रेडिशन हम इस्टेब्लिश करें दोबारा से, कि जो हमारे जूनियर, मेरे पास मेरा कोई कुलीग आ जाता है, मैं तो उनको अपने कॉन्टेक्ट के पास लेके जाता हूँ, फोन नंबर की तो मत छोड़िए, मैं मिलवाता हूँ उनको कि ही इज अ यंग प्रॉमिसिंग यंग मैन कमिंग अप। क्योंकि जिंदगी तो एक बैटन रेस की तरह है ना, एक लैप हम दौड़ रहे हैं तो आगे वाला जो दौड़ेगा उसको तेजी से दौड़ के बैटन पकड़ाइए ताकि अगला लैप भी बढ़िया से करे। लेकिन वो ट्रेडिशन खत्म हो रही है, क्योंकि आज के दिन पत्रकारिता जो है उस पर एक भारी संकट है। वो संकट को बहुत से लोग अपॉर्चुनिटी मानते हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इल्जाम तलाशी करते हैं। आपने कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ, मैं पाकिस्तान का एजेंट नहीं हूँ। पाकिस्तान मुझसे ज्यादा वो कोई नहीं समझता है। जब मैं वहां से लौट रहा था 1994 जनवरी, तो जब मैंने क्रॉस किया वहां से, तो अनायास मेरे हाथ जमीन पे चले गए, मैंने मिट्टी उठाई। एक बीएसएफ का मैं किताब लिख रहा हूँ, उसमें ये पूरा, तो बीएसएफ का जवान खड़ा था वहां, मैं इंडियन हूँ वापस। तो वो मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। मैंने जब वहां से लौटा ये तहिया किया था कि पाकिस्तान के लोग हम लोग, कि वहां पर इतने खूबसूरत लोग मिले मुझे, लेकिन वो सब आवाम के लोग थे, जनता थी। लेकिन जो वहां की सरकार थी उसका कोई रवैया अच्छा नहीं रहता था, एस्टेब्लिशमेंट बोलते। और मैंने अपने आप से अंदर बहस की कि ये लोग चाहते हैं कि मैं वहां जाके इन जैसा बन जाऊं।
जिसके चलते जो मॉरल हाई हिंदुस्तान का था एज अ नॉन डिनोमिनेशनल सेक्युलर स्टेट मुस्लिम थियोक्रेटिक स्टेट, वो खत्म हो गया। मैंने कहा मैं क्यों इनका संगी साथी बनूंगा, उसको खत्म करूंगा। और मेरे को तो मेरे पिता ने, जो कि से आए थे, वो रिफ्यूजी थे पाकिस्तान से, उनका जो इसमें गिरामी था, उनका जो नॉम दी प्लूम, जिसे राइटर्स नेम कहते हैं, आशुफ्ता, जिसका कि अनुवाद अंग्रेजी में सेल्फ रिस्पेक्टिंग रोमांटिसिस्ट है, उन्होंने, और उसी विरासत के दम पे अपना मैंने एक मन में एक खाका खींचा, ठीक है, अनुसार मैं काम करता। तो मेरा जो अविनाश जी, मेरा जो अविनाश जी, मतलब मेरा जो पाकिस्तान के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेरे राष्ट्रवाद का, हर किसी के का अपना अपना राष्ट्रवाद की अपनी परिभाषा है। मेरा राष्ट्रवाद ये मुझे समझा सकता है कि भारत को कनिष्ठ रिश्तों को भी दुरुस्त करना चाहिए। ये राष्ट्रवाद मेरा मुझे सिखाता था। उसमें थोड़ा मैंने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया अपना, क्योंकि कोई पत्थर पे लकीर नहीं होता पॉइंट ऑफ व्यू, उसको आपको वक्त के अनुसार ढालना चाहिए। और हमने गिरिल्ला जैन से सीखी, जो अपने कॉलम्स में लिखते थे कि ऑन दिस इशू, ऑन दिस रेट, I had written the following things, but today I changed my opinion. This is my current view. Where is that journalism today? मुझे दिखाइए ना, कहाँ गए ये लोग, और हम क्या बना रहे हैं ये लोग। जो लोग उनकी जगह ले सकते थे, वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिए। उनके भी नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन उचित नहीं होगा। जो लोग पब्लिक फिगर्स उनकी जगह बन सकते थे, वो पॉलिटिकली अलाइन हो गए, इसलिए पब्लिक फिगर्स नहीं बन सकते। भारत को आज के दिन पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है, और वो लोग पूरे समय में फंसी हुई स्थिति में जब इंटरवीन करें तो लोग उनकी बात सुने। थॉमस पेन यूरोप जब माइग्रेट कर रहा था फ्रॉम बीइंग एन एग्रेरियन सोसाइटी टू एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो ऐसे ऐसे लोग उनको राहत दिखाने वाले थे। हम अभी उस स्थिति में आज हैं, लेकिन राह दिखाने वाले ज्यादा लोग नहीं है। और जो राह सही से दिखाते भी हैं, उन पे इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है, उनको बैंड कर दिया जाता है कि ये तो इसका गुलाम है, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। ये कैसे अविनाश चलेगा जी, भाई? विनोद जी, एक मिनट, एक मिनट। आपने बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से कह दी जो मैं पूछना चाहता था, पर मैं ये सवाल पूछने से पहले एक घटना सिर्फ बताना चाहता हूँ। कई सारे बड़े जर्नलिस्ट जो इस प्रोग्राम में आए, उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि हमारे साथ जो लोग बैठते थे उनमें विनोद शर्मा भी हुआ करते थे, और हम लोग मिलकर के आपस में एक्सचेंज करते थे, और कोई किसी के ऊपर वो कैसे इस्तेमाल करता था ये सवाल नहीं, लेकिन एक ब्रदरहुड थी, एक भाईचारा था जो आज खत्म हो गया। मैं आपसे उस घटना को जानना चाहता हूं जिसमें आपको पाकिस्तान ने रॉ का एजेंट क्यों मान लिया था, और क्यों पाकिस्तान से निकालने की आपका डिसीजन वहां की सरकार ने लिया। फिर मैं आगे बात करता हूं। देखिए, ऐसा है कि वो ऐसा नहीं था। उन्होंने, हम हम 5 लोग थे जब हम वहां पर उपस्थित थे। तो इंडिया के 5 कॉरेस्पॉन्डेंट थे। टाइम्स ऑफ इंडिया था, पीटीआई था, हिंदू था, ऑल इंडिया रेडियो था, और मैं था। और मुझसे पहले उन्होंने वीजा एक्सटेंड नहीं किया टाइम्स ऑफ इंडिया। हमको देखिए, रॉ का एजेंट तो सभी को मानते हैं। वो जो भी वहां स्टेशन है, उनके लिए रॉ का एजेंट, ही इज एन अंडरकवर एजेंट। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने मुझे पीएनजी डिक्लेयर नहीं किया। हुआ क्या था कि हमारा वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ। एक्सटेंड हुआ 2 महीने के लिए, 93 एंड से लेकर 94 की शुरुआत से, क्योंकि वहां फॉरेन सेक्रेटरी लेवल स्टॉप हो रही थी, तो जेएन दीक्षित और शहरयार के बीच। और तो वो टॉक्स के लिए मुझे रिटेन में रहा। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया। तो जब एक्सटेंड नहीं किया, तो मौलाना बाबर हमारी मित्र हैं। तो मैंने कहा कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, एंड आई वांट टू मीट योर अंकल नसीरुल्लाह बाबर। उन दिनों इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम थे। तो मैं नसीरुल्लाह बाबर से मिलने गया,
और मैंने उनको बताया, कहता नहीं नहीं आप नहीं, तो हो ही नहीं सकता। ही सीम टोटली आउट ऑफ ब्लू, इतने बढ़िया एक्टर थे वो भी, मेरे को मुतमईन कर लिया कि भाई उनको पता ही नहीं है। लेकिन मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा है, और नहीं आपने टाइम पे नहीं अप्लाई किया होगा। कहती जी मैंने 6 महीने से बिना वीजा के अपने पिता की बरसी पे नहीं जा सका अपने घर भारत, और मैं यहाँ 6 महीने से लटका हूँ, और बहुत से लोग ऐसे लटकाते हैं आप हो जाएगा वीजा। वो तो हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने का एक तरीका होता है, हम लोग रावलपिंडी भी ना जा सके, इस्लामाबाद में ही रहे, ताकि वो हम पे नजर रख सके, और क्योंकि वो सोचते हैं कि हम रॉक एजेंट। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा हाँ, पता नहीं आपकी सरकार क्या समझती है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं ना, आने वाली नस्लें आपको उसके लिए माफ नहीं करेंगी। आप अकेला ब्रिज है जो पत्रकार होते हैं, दो आवाम के बीच में, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसने एक अफसर के पास मुझे भेजा, और उस अफसर ने कहा कि भाई नहीं टाइम कम अगेन। और उसके बाद मैंने कहा अच्छा फाइन, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ फ्लाइट टू दिल्ली, आई वांट टू क्रॉस द वाघा बॉर्डर एंड यू हैव टू मी फॉर दैट। तो कहता वाई, मैं कहा मेरे पास बहुत से सामान है जो मुझे लेके जाना है। कहता क्या सामान है? मैंने कहा 7 अखबार है पिछले 3 बरस से अपने साथ लेके जाने हैं, क्योंकि उन दिनों कंप्यूटर भी शुरू ही हुआ था, वो एक हमारा रेफरेंस मटेरियल था, और हमारे घर का सामान है। मैंने कहा मुझे लेके जाना है, और अगर आप मुझे वो परमिशन नहीं दे रहे हैं तो यू डिक्लेयर मी पीएनजी एंड बंडल मी ऑफ विदाउट माय स्टफ। तो उन्होंने परमिशन मुझे दी, क्रॉस द वाघा बॉर्डर, और वो वाघा बॉर्डर मैंने क्रॉस किया। लेकिन उसके बाद हमको 2007 के जो उनके इलेक्शन थे उसमें हमको उन्होंने कवर करने के लिए वहां जाने दिया। तो आई विल नॉट say that I was declared a PNG, but surely they denied me a visa, extension of my visa. And they also similarly denied extension of visa to the All India Radio Man and to PTI, and to Times of India Man. And later, some people had to come back, similar circumstances. देखिए हमारे रिश्ते ऐसे हैं वहां उनके और हमारे, उनको हमेशा सस्पिशन की नजर से वहां के इदारे लोग नहीं देखते। हमने ऐसे ऐसे वहां दोस्त बनाए हैं, और उसके बाद हमने इतना बड़ा पीस मूवमेंट शुरू किया पाकिस्तान के साथ, साकमा के जरिए, वो भी आपको याद होगा, जिसमें जब 1994 जब गॉड परवेज मुशर्रफ वाजपेयी एमओयू साइन हुआ, उसके लिए हवा किसने बनाई? साकमा ने बनाई, जिसमें हम एक्टिव थे। जब पूरी डेलीगेशन हम अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की पाकिस्तान ले गए, सब पार्टी थी उसमें, उसमें बीजेपी के लोग थे, आज के आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे उसमें, लालू प्रसाद यादव तो थे ही, और बहुत से जनरल नाम्बियार और अदर्स, मतलब जो थिंक टैंक्स के लोग थे वो भी थे वहां पर। और वहां पर 3 दिन 2-2 घंटे के टेलीविजन शो चलते थे, आधे पाकिस्तानी एंकर, आधे इंडियन एंकर, और राजदीप मिश्रा भी थे वहां पर, बरखा भी थी, और इधर आधे पैनलिस्ट इंडिया के और आधे पाकिस्तान के। और जो उस वक्त डायलॉग हुआ है, और जो जब हम घुसे अंदर, मुझे याद है आज के दिन चीफ ने कहा कि स्पेशल ट्रेन चाहिए हमको, वो रेलवे मिनिस्टर थे, तो कह रहे हैं कौन कौन जा रहे हैं तुम्हारे साथ? मैंने बताया नाम लालू का भी लिया, हाँ लालू जा रहे हैं, वो हाईजैक कर लेंगे तुम्हारी कॉन्फ्रेंस, देख लेना, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे उन्होंने हमको बताया। तो हम वो वहां जब पूछे तो वेलकम टू पाकिस्तान लालू यादव, अंग्रेज एक इवनिंग का अखबार बट रहा वहां पर। अब आज के दिन वो जो मेरी नजर में कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में किसी गैर मुल्क का और ना हुआ है आज तक। किसी प्राइम मिनिस्टर को यह कहना कि आप किसी और कंट्री के हित में काम कर रहे हो, कभी उस कुर्सी पे जो बैठे नहीं है उनको क्या पता उसका जज्बा क्या पैदा होता है उस वक्त। बड़े बड़े हमने प्राइम मिनिस्टर को तो सुना,
हमें दुख होता है इस बात पे। पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, लेकिन जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, राष्ट्रवाद के अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, अपने अपनी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन इट इज अ मीन्स टू द एंड डिबेट। ये नहीं है कि हमारे एंड्स गन अलग अलग है, हमारे हमारी जो डेस्टिनेशन है वो अलग है। नहीं, डेस्टिनेशन हमारी एक ही है। वो ये है कि हमने इस देश को ऐसा देश बना के जाना है ताकि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो हमको अच्छे से याद करेंगे कितना सुंदर मुल्क हम खुद क्या। लेकिन ये सेंटिमेंट आज के दिन काम नहीं कर रहा है। विनोद जी 2014 से पहले विभिन्न विचारधाराओं के प्रधानमंत्री हुए, कुछ का जिक्र आपने किया। अटल जी का जिक्र आप अभी विशद रूप से नहीं कर पाए, लेकिन आपने कम से कम 11-12 प्रधानमंत्रियों को देखा है अपने कैरियर में। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर मैं जानना ये चाह रहा हूं कि 2014 के बाद पत्रकारों के बीच में जिस तरह का मतभेद या वैमनस्य हुआ और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की परंपरा शुरू हुई, ये परंपरा आपको अपने पुराने अनुभव को लेकर के और आज की पत्रकारिता को लेकर के कितना तकलीफ देती है? संतोष, हमारे तुम्हारे भी मतभेद रहे हैं, लेकिन हमने कभी इज्जत नहीं दूसरे की करना बंद किया है क्या? किया है क्या हमने? नहीं। ना, कभी नहीं जी। हमारे देखिए, ये आपकी कल्चर पे डिपेंड करता है, आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, आपकी लर्निंग पे डिपेंड करता है, आप में कितनी सलाहियत है उस पर डिपेंड करता है। अरे, बिल्कुल। वी कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री, दैट डजंट मीन वी स्टार्ट डिसलाइकिंग ईच अदर। वी हैव एग्रीड टू डिसएग्री, बट वी हैव नेवर एग्रीड टू डिसलाइक ईच अदर। और देखिए, ईदर द जर्नल्स हैंग टुगेदर सेपरेटली, या फिर वो पत्रकार ही नहीं रहेंगे। आपकी एक आस्था हो सकती है, जैसा मुझे बहुत बार लोग कहते हैं, अरे आप तो कांग्रेस से मिलते हैं। गलत हो सकता है मिलते हो, लेकिन हम कांग्रेस के एम्बेडेड पत्रकार नहीं है। हाँ, मैं कांग्रेस के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में बिलीव करता हूँ, जिसमें आज के दिन शायद कांग्रेस भी नहीं करती या करती हुई नजर नहीं आती। उस फाउंडिंग प्रिंसिपल, इस पार्टी को आप क्यों इतने, जो जिस पार्टी का नाम अभी भी जो घटक दल है जो टूट के उनसे अलग हो गए, उन्होंने रिटेन किया हुआ। तृणमूल कांग्रेस है इस देश में, वाईएसआर कांग्रेस है इस देश में, है कि नहीं? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है बिल्कुल। इस देश में। देखिए, बिल्कुल। मैं ये पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशंस देश के होती है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आपस में लड़ रहे हैं अमेरिका में, एक दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे खड़े हो कह रहे हैं कि तो ये कह रहा है वो मेरी पार्टी की आस्था नहीं, वो मेरी आस्था नहीं। इसको लोकतंत्र कहते हैं, वैरायटी ऑफ वॉइसेस, वैरायटी ऑफ थॉट्स। और उस लोकतंत्र को बहाल करना हर नागरिक की जिम्मेवारी है। उसका सब, इससे बड़ा राष्ट्रवाद कोई नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। भारत माता की जय करना कोई, मैं भारत माता, मुझे जब इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ कि वंदे मातरम पे, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो उस धर्म से नहीं हूं, लेकिन मैं अपने मुल्क को अपनी महबूबा मानता हूं, मां नहीं मानता। और वो महबूबा है जिसके लिए मैं जान दे दूंगा। आप इनोवेटिव तरीके से सोचिए, अटल जी क्या किया था। इंसानियत इज द लिमिट, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की उन्होंने, उन्होंने इंसानियत की बात कर दी। इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, ये होता नेता। और अटल बिहारी वाजपेयी तो कांग्रेस के नेता नहीं थे,
लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की हम सकते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान नेता था हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। अगर हम पहले वालों को छोड़ दें, जिसके लिए एक दुश्मन मुल्क में आवाम में आस्था बनी। मैं एक बार गवर्नर्स हाउस में, जब हम वो डेलीगेशन लेके गए उस तरफ पाकिस्तान की तरफ अपने पत्रकारों की, और उनके पत्रकारों की इस तरफ लेके आए, पाकिस्तान की तरफ डेलीगेशन थी, जो मीरपुर वगैरह गए थे, मुजफ्फरनगर गए थे और गिलगित तक गए थे। तो वहां से लौट रहे थे, तो हम गवर्नर्स हाउस में मैं क्योंकि लीडर था टीम का, तो मुझे बोलने के लिए कहा गया। तो मैंने कहा ये जो लॉन्च है इनका जो अद्भुत, इसी लॉन्च पे अटल जी ने वो अपनी, आज सुबह जब मैं मीनार पाकिस्तान जा रहा था, तो मेरे एक सहयोगी ने कहा कि अटल जी, मैंने भाई क्यों? उन्होंने कहा इसलिए मत जाइए कि अगर आप चले जाएंगे पाकिस्तान पे आपकी मोहर लग जाए। मैंने कहा अजीब बात है, पाकिस्तान को मेरी पाकिस्तान की अपनी मोहर चल रही है। इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। वो आदमी की इज्जत उस देश में बहुत ट्रस्ट करते थे, और लोग कहते थे वहां पर कि इसकी पीठ में छुरा भोपा हम लोगों ने, इसे बस में बैठ के यहाँ आया, ये आगरा में हमसे बातचीत किया, बावजूद इसके छुरा भोपा हमने कारगिल किया। ये उनकी इज्जत थी वहां पर। ये बात अलग है कि उनकी पार्टी उनकी बातों से शायद मुतमईन नहीं थी, वो उनका अंदरूनी मामला, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गजब के राष्ट्रवादी थे वो। मैं नहीं मानता हूँ कोई भी आरोप प्रत्यारोप उनके बारे में जो पहले कोई लगाते हैं। देखिए, कोई मेरा, मैं लुबलो आप ये है कि वीपी सिंह की मैं बात करना चाहता हूँ। जब वीपी सिंह पाकिस्तान गए और उन्होंने, उनकी जो ऑफिशियल ट्रिप बाद में कैंसिल हो गई कि उन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन कर दिया, पैरेलल सेंटर ऑफ पावर नहीं होने चाहिए, वो गुलामी का भी तो मेरे पे एक कटाक्ष है, क्योंकि वहां उस वक्त प्रेसिडेंसी पैरेलल सेंटर ऑफ पावर थी। तो वीपी सिंह के एक एक शब्द को यूं लग करते थे। क्या वीपी सिंह राष्ट्रवादी नहीं थे? क्या हमारे जो पुराने नेता थे आजाद करने के लिए, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं थे? क्या हम उन पे तो अब हम पे तोहमत लगाएंगे? क्या हम नया इतिहास रचेंगे? अरे भाई, अपने पूर्वज आप नहीं बदल सकते। अगर बिल्कुल। कोशिश करेंगे तो आपका अपना व्यक्तिगत इतिहास। विनोद जी, आ, एक जो कमाल आपने किया, जो हमेशा आप करते हैं, वो ये कि चूंकि आप पॉलिटिकल बीट को देखते रहे हैं बहुत ज्यादा हिंदुस्तान टाइम्स में, आपने सारे डिस्कशन को विनोद शर्मा और पत्रकारिता से हटा करके पूरा सियासत के ऊपर इसको घुमा दिया, और मुझे बहुत मजा आ रहा था, इसलिए मैंने कहीं आपको टोका नहीं। लेकिन अब आखिरी सवाल में आपसे ये पूछा, और ये आपकी खासियत है, आप किसी भी चीज को जिधर चाहते हैं उधर घुमा लेते हैं, कुछ ही पत्रकार हैं इस समय देश में से। मैं आपसे आखिर में एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय, जिस दौर में आप पत्रकारिता में आए और जिन पत्रकारों के आपने नाम लिए, जिन संपादकों के साथ आपने काम किया या जिन सहयोगियों के साथ काम किया, जिन्होंने पत्रकारिता के ग्लैमर को, पत्रकारिता की परिभाषा को भारत में इज्जत दी, आज की पत्रकारिता देख करके विनोद शर्मा के ऊपर क्या असर पड़ता है, नंबर एक। और नंबर दो, विनोद शर्मा नए लड़कों को जो पत्रकारिता के ग्लैमर से प्रभावित हैं या पत्रकारिता में आना चाहते हैं, उन्हें कोई अपने टिप्स देंगे, अपनी कोई राय देंगे? दो सवाल हैं आखिरी। देखिए, मेरी मेरी सिर्फ एक ही राय है कि भाषा का संयम, और जो विषय है उस पे आपका विश्लेषण जो है, वो रिसर्च, आपका एरुडिशन, आपकी उस विषय की अंडरस्टैंडिंग जिस पे आप लिख रहे हैं, रखनी चाहिए आपकी राइटिंग में। ये सैड हेयर टुडे का जन समय खत्म हो गया। वो तो सैड हेयर टुडे तो रोज टीवी पे देख रहे हैं।
जो प्रिंट के पत्रकार हैं उनको वैल्यू एड देना है एट द एंड ऑफ द डे, कि भाई लोग जिज्ञासा से पढ़ें कि इसने क्या लिखा है, भाई ये कुछ जुदा लिखता है, इसको इसने क्या लिखा है। तो जुदा हो ये आप मेन स्ट्रीम से, लेकिन जो आज की मेन स्ट्रीम है उससे जुदा होकर जोड़िए अपने आप को मुद्दों से, एक ऐसी महारत हासिल कीजिए कि आपकी बाइलाइन बाइलाइन जो है वो एक डेस्टिनेशन बाइलाइन हो। लोग उस बाइलाइन, देखिए आजकल बहुत सी बाइलाइन देख के लोग बाकी नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ एक बाइलाइंस हैं जिनको देख के लोग पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि यार ये अलग लिखता है थोड़ा सा कुछ, जो आज के दिन जो आम स्टैंडर्ड आर्गुमेंट्स है उनको कुछ अलग लिखेगा। तो दी एंटीथेटिकल अप्रोच टू जर्नलिज्म आज की दिन जरूरत है, क्योंकि जो थेटिकल अप्रोच है प्योर नहीं। क्योंकि देखिए मुझे क्यों अधिकार, मुझे क्यों वाई प्रेस फ्रीडम क्यों उपलब्ध है मुझको, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ फ्रीडम नहीं, ये एक फ्रीडम है फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पीच, आम जनता की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और मुझे क्यों मिला है, वो इसलिए मिला है कि ये माना जाता है कि, और जब मैं इंफॉर्मेशन ईमानदारी से डिसेमिनेट करूंगा then I will create an empowered public opinion which will make बिल्कुल democracy robust। अगर हम उसी अधिकार का ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम अपने देश के लोकतंत्र की पीठ पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और ये कुल्हाड़ी रोज लोग चला रहे हैं, कुछ सरफिरे लोग, कुछ बावरे। एक दिन आएगा जब वो ये देखेंगे। देखिए एक किताब छापी थी सीआईए ने, यूपीएससी के मेंबर हो गए थे बाद में, कि स्पाइक था उसका। और वो एक कहानी ऐसे डेकोरेटेड पत्रकार की थी, वो बहुत इनाम मिले हैं, बहुत सारे जीवन को, पर उसकी जिंदगी की आखिरी चरण में उसको ये पता चला कि जो जो उसको दिया गया वो सब प्लांटेड था बाय द डीप स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो वो पत्रकार नहीं था, वो महज एक कोरियर था, कैरियर था। कहते ना आज के दिन बात हो रही है, ड्रग पेडलर्स की बात हो रही है, वो पेडलर था, पत्रकार नहीं था। सो वी कांट बी पेडलर्स। जैसे कि हमारे दोस्त कहते थे, वी हैव टू बी बेयरफुट एजुकेशन वर्कर्स। वो पत्रकारों को बेयरफुट एजुकेशन वर्कर बोलते थे जयपाल। बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। बिल्कुल और बिल्कुल इस बरस संतोष 220 का बरस, 2020 का बरस वेदना देने वाला बरस रहा है। इस बरस में मैंने आधा दर्जन ऑब्ituरीज लिखी है उन लोगों की जिनके जाने पे मुझे व्यक्तिगत, जिनके जाने पे बिहारी वाजपेयी हो, लेकिन अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, जयपाल रेड्डी हो, इतने लोग जिनके जाने पर हमको व्यक्तिगत इतना परेशानी, टीम के लोगों के जाने से जो पॉलिटिकल समाज है वो निर्धन हुआ। ये लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, लेकिन उन लोगों को कुछ सिखाने का मौका भी था। वो कुछ ऐसी बात भी कह देते थे कि बिल्कुल तो कुछ ऐसा लिखो दोस्तों कि आपको पढ़कर या आपको सुनकर लोग कहें ये बात तो इसकी सही है। इतना ही बहुत है लोकतंत्र के लिए कि कोई कहे, कोई कुछ किसी को आप इनकरेज करें ये कहने के लिए कि ये तो हमने ऐसा सोचा ही नहीं। बि- सोचने पे बाध्य करना है अपने। बिल्कुल। तो मैं विनोद जी से बातचीत यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन जो सबसे बड़ा अफसोस ये रहा कि इंटरनेट ने पूरा साथ हमारा नहीं दिया, और जो बातचीत पूरी साफ हमारे पास पहुंचनी चाहिए तो विनोद जी की नहीं पहुंच पाई। पर विनोद जी ने एक चीज साबित की, पत्रकारिता एक ऐसा विषय है, पत्रकारिता की दुनिया एक ऐसी दुनिया है
जो अगर चाहे तो लोगों को खड़ा भी कर सकती है और अगर चाहे तो लोगों को भटका भी सकती है। विनोद जी की जो कहने की जो उनका जो कहने का तरीका था, आपने देखा कि विनोद जी की आंखें बोल रही थी, विनोद जी के ओंठ बोल रहे थे, और ये तभी होता है जब आदमी दिल से अपनी बात कहता है। विनोद शर्मा जी, आपको सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ लगभग 1 घंटा दिया। और हम अपेक्षा ये करेंगे कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के अनुभव, और खासकर आपके उन लोगों के साथ अनुभव जिनके नाम यहाँ पर नहीं आए, 11-12 प्रधानमंत्री, उन प्रधानमंत्रियों के साथ अरुण जेटली जैसे लोग जिनका आपने आखिर में जिक्र किया, जयपाल रेड्डी जैसे लोग, इन सारे लोगों के प्रणब बारे मुखर्जी, में जो प्रणब मुखर्जी भूल गया मैं प्रणब बोलना। जी, प्रणव दा, इन सबको लेकर के हम मैं मित्र हैं विनोद शर्मा जी, तो मैं उनसे दबाव भी डाल सकता हूं, अनुरोध कर सकता हूं मित्रता का, कि हम इनके अनुभवों को लेकर के विनोद जी के साथ क्या क्या घटनाएं घटी, क्योंकि हर एक के साथ के अनुभव मिलकर के ही एक राजनीतिक इतिहास बनता है। तो उस राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना जिसके गवाह श्री विनोद शर्मा हैं, मैं उन्हें जल्दी ही आमंत्रित करूंगा और हम इस चीज की एक दूसरी शुरुआत करेंगे। आज आपको विनोद जी बता दूं, आज से मैं एक नई कोशिश करने जा रहा हूं। शाम को 6 बजे अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर श्री वेद प्रताप वैदिक के अनुभव, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे मैं सुनूंगा, वैदिक जी आज 6 बजे हमारे साथ आएंगे और वो आकर के अटल जी के साथ के अनुभव बताएंगे। और अटल जी के बाद फिर आडवाणी जी हुए या दूसरे प्रधानमंत्री हुए। तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास को उन लोगों की नजर से देखना चाहिए जो समझदार हैं, जो देश को समझते हैं और जिनके अपने भाव हैं, जिनमें वैदिक जी भी आते हैं और विनोद शर्मा जी भी आते हैं। तो आज आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे ये वादा लेता हूं कि जल्दी ही मैं आपको आमंत्रित करूंगा और इन सारे लोगों के अनुभव हम लोग एक दूसरे से साझा शुक्रिया। 10वीं दानिया, जैसे कि मेरा नाम जोकर में करेंगे। आज कहते थे। 10 दानिया जी, नमस्कार।